और कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा अब हकीकत। आज एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसका शिलान्यास करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहेंगे और शिलान्यास से पहले ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण किया है। 1507 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अब हकीकत होने जा रहा है। आज एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। सीएम भजन लाल शर्मा इसका शिलान्यास करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी साथ मौजूद रहेंगे और शिलान्यास से पहले ऊर्जा मंत्री ने यहां पर जाकर निरीक्षण किया है। 1507 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण होगा और यहां कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का ये सपना अब पूरा होने वाला है। एक बड़ी सौगात मिलने वाली है यहां की जनता को। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 1507 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट बनेगा। तो यहां लगभग 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन बनेगा। 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनेगा। A321 श्रेणी के विमानों के लिए 7 एप्रिन वे बनेंगे और हड़ौती को सीधी हवाई कनेक्टिविटी इससे मिल पाएगी। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बूंदी के किले, बावड़ियों और महल आकर्षण का केंद्र बनेंगे। झालावाड़ का गागरून किला तक आसान पहुंचना हो जाएगा और कोटा का चंबल रिवर फ्रंट धार्मिक स्थल इससे जुड़ेंगे। होटल, ट्रैवल और गाइड कारोबार को इससे फायदा होगा। इसके अलावा उद्योगपतियों और निवेशकों की आवाजाही अब बेहद आसान हो जाएगी। कोटा के कोचिंग और शिक्षा सेक्टर को फायदा होगा। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और हाड़ौती में युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शाकिर लाइव जुड़ रहे हैं। शाकिर, एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है। कितना फायदा यहां पर लोगों को मिलेगा इससे और कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? ये देखिए, बिल्कुल ये शंभूपुरा में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा वो 1:30 बजे करीब पहुंचेंगे। लोकसभा स्पीकर भी साथ रहेंगे और केंद्रीय मंत्री राम जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोटा के साथ साथ कोटा का जो रूरल इलाका है वहाँ से भी बड़ी संख्या में जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, आज का दिन है, अपने आप में बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। सभी क्षेत्रवासियों में बहुत खुशी है क्योंकि बहुत बड़ी परियोजनाओं का आज शिलान्यास हो रहा है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के जो सपना था एयरपोर्ट का वो आज साकार होने जा रहा है और पेयजल संबंधित जो योजना है वो भी बहुत बड़ी योजना है। ये आरसीपी की जो योजना है, गांव गांव घर घर नल की जो योजना है वो उन योजनाओं का आज शिलान्यास है। सभी कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रवासियों में बहुत खुशी है, उत्साह है। जी, जो पेयजल की है 2000 से ज्यादा गांव जो है हड़ौती में हर बड़ी सौगात मिल रही है। बहुत अच्छा लगा है। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हमारे कोटा नई सूरत मिलने वाली थी एयरपोर्ट का शिलान्यास। जी, पेयजल की जो योजना है वो भी अपना आप में बड़ी योजना है। 1 दर्जन से ज्यादा कस्बे और 2000 के करीब गाँव में जो है पानी पहुंचेगा। ये बहुत ही अच्छी जो अभाव था वो दूर होगा और सारे जो जितना भी जो संचित वो पड़ा हुआ था संचित वो सब संचित होगा और लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा उनको पीने के बाद। और जो इससे संबंधित एक और है जो एयरपोर्ट का जो है ये हमारा एक सपना था। विकास था अभी तक जो रुका हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। पर्यटन और उद्योग को भी इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बहस के बाद डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 पारित कर दिया गया और इस कानून के तहत राज्य सरकार दंगा या फिर सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी। बिल के प्रावधानों के अनुसार किसी क्षेत्र, कॉलोनी या फिर वार्ड को डिस्टर्ब एरिया घोषित होने के बाद वहां पर एडीएम या फिर एसडीएम की अनुमति के बिना किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त या फिर रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।
बिना अनुमति अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकेगा। सरकार के अनुसार दंगा प्रभावित इलाकों में जबरन या फिर दबाव में प्रॉपर्टी बेचने जैसी स्थितियों को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है और ऐसे क्षेत्रों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर से पहले प्रशासन पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करेगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि संपत्ति बाजार दर से कम कीमत पर ना बेची जाए और किसी भी दबाव में सौदा ना हो। बिल में यह भी प्रावधान है कि डिस्टर्ब एरिया में प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त की अनुमति के लिए एसडीएम के पास आवेदन करना होगा, जिस पर सामान्यतः 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा। आवश्यकता होने पर इस अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। कानून के उल्लंघन के संदेह पर और जमानती अपराध इसे माना जाएगा। ऐसे मामलों में 3 से 5 साल तक की जेल की सजा और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। जहां इस बिल पर विपक्ष हमलावर है तो वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्हीं के लिए कानून बनाए हैं, उन्हीं के लिए संरक्षा की है, उन्हीं के लिए योजना लागू करने का उनका ध्येय रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का नारा देकर के हर उस व्यक्ति की संरक्षा सुरक्षा करने की बात कही है जो कहीं कानून का उल्लंघन करने वाले लोग उसको प्रताड़ित करते थे। आज वो सपना साकार राजस्थान में भी हुआ है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच कि हमारे हर एक व्यक्ति की संरक्षा सुरक्षा करेंगे, उसको प्रतिपादित करते हुए राजस्थान में एक विधेयक पारित हुआ है जो कानून का रूप लेगा। निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई देंगे और साधुवाद। किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी बिल की है तो वो इस बिल की राजस्थान को और आने वाले भविष्य में चुनौतियों को देखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात अगर आए तो उसको देखते हुए इस बिल की बड़ी आवश्यकता है। पिछले ही दिनों आपने देखा हो किस तरीके से चोमू के अंदर घटनाएं हुई, किस तरीके से करौली के अंदर पिछली कांग्रेस सरकार के समय घटना हुई, जोधपुर के अंदर घटनाएं हुई, टोंक के अंदर घटनाएं हुई, उदयपुर के अंदर हुई, लेकिन उस पर प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए दंगे, उपद्रव, फसाद रोकने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं था। और किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति परिवार के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती खरीदना और उसको बेचने के लिए मजबूर करना, इसके खिलाफ में कोई कानून नहीं था। अति महत्व का ईशान क्षेत्र जो डिस्टर्ब बिल था वो राजस्थान की विधानसभा में आज पारित हुआ। मैं राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आज़ादी के बाद हमारे राज्य की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस तरह से लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और उन्हीं के कारण हमारा शांत राजस्थान प्रदेश शांति की ओर आगे बढ़ता गया और इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने ये अति महत्वपूर्ण जो बिल आज राजस्थान की विधानसभा में पास हुआ है। और वही डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर सदन का माहौल गर्माता नजर आया। कांग्रेस विधायक पितराम काला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय दंगा पार्टी है। काला के बयान पर मंत्री जोगाराम पटेल ने ऐतराज जताया है और ये कहा कि आप हिंदू मुसलमान करते रहोगे और हम मूल्य देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय दंगा पार्टी है। ये इस देश को जिस प्रकार से गुजरात के अंदर इन्होंने अशांति फैलाई, जानबूझ के गोधरा कांड करवाया और गोधरा कांड करवा के जिस प्रकार से सत्ता के अंदर आए, वही माहौल क्या कि राजस्थान के अंदर ये तैयार करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से राम मंदिर का नाम लेके आपको 1 मिनट दे, ये कहना आपका माननीय साथी का कि आपने गोधरा के दंगे कराकर आप शासन में आए, ये क्या रिकॉर्ड पे रहेगा क्या? ऐसा कोई शब्द होगा तो अपने आप वहां से एक्सप्लेन कर देंगे। बोलो आप। मैं सही कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड देख लेना। दंगा कराने वाले आपके सभी लोग शब्दों का मर्यादा विधानसभा की रखते हुए उसके बाद में ये जो पार्टी है केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने ढहा और वहां पे विषय नहीं है। नहीं साहब, ये विषय से संबंधित है। वहां कोर्ट के जो साक्ष्य थे ये कहा गया था
कि जहां है तो वहां ये नहीं है सर, कैसे नहीं बोलने देंगे, आपको बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा, कैसे नहीं बोलूंगा जब भड़काने वाले हो तुम हिंदू मुसलमान करने वाले हो। और डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य समेत अन्य विधायकों का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। तो जिस प्रकार का माहौल अन्य कई विधानसभाओं में भी ऐसा उत्पन्न हुआ होगा, उसको देखते हुए मैंने स्वयं ने विधानसभा में चुने जाने से पूर्व ये मांग की थी कि यहाँ पर अशांत क्षेत्र होते जा रहे हैं, इन क्षेत्रों में तेज गति से प्रॉपर्टी बिक रही है और लोग मजबूरी में यहाँ से जा रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। विधानसभा में चुनने के बाद भी मैंने अपना पक्ष प्रथम बार आते के साथ विधानसभा में यही रखा और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब को भी निवेदन किया कि ये स्थितियां हमारी परकोटे क्षेत्र में जयपुर में हो रही है कि तेज गति से बहुसंख्यक समाज पलायन की ओर है और वहां पर स्थितियां अच्छी नहीं हैं। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी राजस्थान की विधानसभाओं का मॉनिटरिंग करवाई और जहां जो स्थितियां नजर आई उसको देखते हुए अशांत क्षेत्रों के लिए बिल की जो आज तैयारी की और तैयारी के बाद में आज बिल पारित हो रहा है। मैं पूर्व में धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अशांति है, जहां पर विक्षुब्ध स्थिति हो रही है, लोग घरों को खाली करके जा रहे हैं, कम कीमत के ऊपर बेच करके जा रहे हैं, वहां सरकार अपना शासन के नियमों के मुताबिक काम कर सकेगी, जनता अभय होगी, जनता को संरक्षण मिलेगा और ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें भारत का नागरिक भारत माता से प्रेम करता हुआ अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए यह विधेयक किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, ये विधेयक किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये विधेयक नकारात्मक नहीं है, ये विधेयक पूरी तरह से सकारात्मक और इस भाव से है कि भारत फले फूले आगे बढ़े। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बिल के माध्यम से ऐसे लाखों लोगों को आज संरक्षण मिलेगा जो एक समुदाय विशेष और सीधे रूप में से कहूं तो जो रोहिंग्या मुसलमान जिस तरह से आकर जयपुर के क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या अन्य कोई शहरी क्षेत्र हो, जो उन लोगों की बसावट हुई है और जिस प्रकार से उनके राशन कार्ड में जो वृद्धि होती है जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और देखिए, कोई भी कानून है तो वो कानून अपराधियों को दंडित करने के लिए और पीड़ित को न्याय देने के लिए ही कानून लाया जाता है। देश में जितने भी कानून बने हैं वो पीड़ित को न्याय देने के लिए बने और ये कानून भी उन पीड़ितों को न्याय देने के लिए बना है। और डिस्टर्ब एरिया बिल पारित होने के बाद से विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी राजनीतिक विफलताएं छिपाने के लिए भाजपा सरकार राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को नफरत की आग में झोंकने के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आई है। ऐसी विभाजनकारी कानून निंदनीय है। तो अशोक गहलोत की ओर से निशाना साधा गया है। डिस्टर्ब एरिया बिल पास होने के बाद उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। आगे बढ़ते खबरों में चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता दें, जहां राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ चुका है। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रडार पर पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना आ गए हैं। राज्य सरकार ने सहकारी विभाग में हुई 1100 से ज्यादा नियुक्तियों की धांधली के मामले में आंजना के खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी है और परमिशन के बाद एसीबी विभाग पूर्व मंत्री आंजना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। आरोप यह है कि पूर्व मंत्री आंजना के कार्यकाल के दौरान ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक की 1100 से ज्यादा नियुक्तियों के नियमों को ताक पर रखकर भारी धांधली की गई और राज्य सरकार ने आंतरिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जांच की अनुमति दी है। तकनीकी कारणों से पहले रुका हुआ प्रस्ताव और विभाग की मंजूरी के बाद फिर से सक्रिय हो गया है। तो वो विधानसभा में आपने जो आरोप लगे नगर पालिका में भ्रष्टाचार के मूर्तियों लगाने के, उसकी जेब मिटाने के लिए आपने पूरे जिले के नेताओं को भी यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन नेता जानते थे कि इस भ्रष्टाचार का आरोप हमारे पे भी लगेगा, जो केवल आप दोनों के नाम छपे थे उसमें, चंद्रभान सिंह जी
किया के और आपके नगर पालिका में ये भ्रष्टाचार दोनों ने कर रखा है, इसलिए दोनों आप एकत्रित हुए। बाकी 3 4 5 जिनको बुलाया, एक भी व्यक्ति आपके यहाँ पे नहीं आया। तो ये तो आपकी कथनी करने में लोग सब जानते हैं, ये दुनिया है, सब कुछ जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। गाना सुना नहीं सुना आपने फिल्म का, ये पब्लिक है सब जानती है, तो ये पब्लिक सब जानती है। इस प्रकार की बेबुनियाद बातें नहीं करें। नालियां तो आपसे ठीक हो नहीं रही, बातें कर रहे हो आप, केवल भ्रष्टाचार हो गया। उदयलाल के पास धंधे भी है, जिसके आधार पे हो रहा है। आपके होटलें किस आधार पे बन गई यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी होटलें उदयपुर में, कौन से धंधे चल रहे हैं आपके? मैं तो रोड का काम भी करता हूँ, दूसरा काम भी करता हूँ। आप पहला तस्करी के आरोपी लगाते थे, तस्करी का एक भी केस मेरे पे है क्या? आप बार बार नारा लगाते हो, जब भी हार जाते हो धन शक्ति का मुकाबला था, धन शक्ति जीत गई साहब, तो धन तो मेरा पास है, मेरा खर्च करता हूँ। आप तो लोगों के धन से मौज मस्ती करते रहो, लेकिन लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखिए। आप इस प्रकार की बातें करके राजनीति में जब तक मजबूती से काम करेंगे, जनता आपको भी जानती है, मेरे को भी जानती है, ज्यादा नहीं कहना। तो मैं नाम लेता हूँ कि हाँ सृजन जी आप पे आरोप है, अगर आरोप है तो मैंने पहले ही पुनः कहना हूँ कि आप पुनः जांच कराइए, मेरी भी कराइए और आपकी भी कराइए और एसीटी से कराइए। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बताऊंगा भ्रष्टाचार कैसे खुलता है। मैं आज मेरे भाई साहब को कहूँ, तुमने मारा उठाया ना विधानसभा में, मैं बताऊंगा कि 5 साल के कांग्रेस के राज में कितनों करोड़ का भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया। कनाडा के लोगों से पूछो इनसे, चुकल क्या कितने में दिली जमीन कांग्रेस के नेताओं ने 100 करोड़ तो कनाडा से ले ली, 2 लाख रुपए प्रति बीघा के लिए तुमने अलॉटमेंट किया। ये सृजन के प्लान के लिए अशोक नवला का बेटा है, हमने जब अलॉटमेंट किया है, कोई माइकल लाल कहते किसी की चाय भी पियो हमने। 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। खाली जोर से कहना उस पर वीडियो और क्या होती है आजकल सोशल मीडिया, उस पर देना, उससे नेतागिरी कर रहे हैं। ऐसे नेतागिरी नहीं हो। नेतागिरी करना दिल से करो, ईमानदारी से करो, सेवा करो और विकास करके दिखाओ। लेकिन विकास के नाम पे शून्य। आज निमाड़ा मंगलवार रोड की उन्होंने घोषणा की, अभी भी उस दिन मैं देख रहा था उसमें, ये तो हमने हमारे राज में करा। अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण हुआ। मुख्य सचिव श्री वी निवास ने निरीक्षण किया। मालवीय नगर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचे और बीलवा स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। कई अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का भी हाल जानेंगे। आगे ठीक से बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीति सिर्फ भाषणों की नहीं, अपनों के साथ खड़े होने की भी होती है। कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने एक बार फिर से साबित किया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा साथ हैं। मामला NH 11 का है, जहां रेवाड़ी और काटुवास के बीच सरपंच कालू बानवाड़ी और कार्यकर्ताओं की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हो गया और तभी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। जैसे ही हादसे की खबर विधायक नौक्षम चौधरी को मिली, वो सारे काम छोड़कर तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने न सिर्फ दुर्घटना का जायजा लिया, बल्कि घबराए हुए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद लोगों ने विधायक की इस सजगता पर जमकर तारीफ की। वाकई एक सच्चा नेता वही है जो संकट की घड़ी में सबसे पहले पहुंचे। और बाड़मेर की सरकारी दवा खरीद में एक बड़ा खेल सामने आया है। जिस दवा की कीमत 57 रुपए बताई जा रही है, उसे सरकारी सिस्टम ने 78 रुपए में खरीद लिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि उसी दवा का होलसेल बाजार भाव सिर्फ 12 से 18 रुपए है। यानी कि सवाल सीधा है कि क्या सरकारी खजाने पर खुलकर डाका डालने की कोशिश की गई है और मरीजों के नाम पर क्या यहां करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी दवा खरीद में बड़ा घोटाला, हॉस्पिटल में दवा खरीद में गड़बड़ी, 57 रुपए MRP और 78 रुपए में खरीदी। बाड़मेर में सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद में बड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि जेनेरिक दवाइयों का स्टॉक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ब्लॉक स्तर पर दवाइयों की खरीद की गई, लेकिन इनमें मनमर्जी से दरें तय कर दी गयी। जिस ABD प्लस सिरप की MRP करीबन 57 रुपए है, उसे 78 रुपए में खरीदा गया, जबकि यही दवा बाजार में 12 से 18 रुपए तक में उपलब्ध बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद CMHO ने संबंधित अधिकारियों से दस्तावेज तलब करके जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए कागज निकाल रहे हैं और वो वहाँ से कागज मंगा लेंगे ना, तो उसका पता लगेगा कैसे क्या प्रक्रिया करी, क्या रेट आई, फिर बाकी जांच भी होगी। इतनी ज़्यादा रेट है तो
अगर ऐसी वास्तव में सामने आता है तो इसके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है, किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? जांच के बाद अनियमितता सामने आती है तो वित्तीय अनियमितता का और खरीद में कोई अपने दुरुपयोग का मामला बनता है। तो उसको एक्शन क्या होता है, विभाग की ओर से क्या विभाग की ओर से एक्शन तो फिर बाद में संबंधित के खिलाफ जो CCA नियमों में कार्रवाई होती है, कई चीज़ें होती है। जानकारी के अनुसार शिव ब्लॉक में साल 2025 में दवाओं की कमी थी। सरकारी सप्लाई पर्याप्त न होने के कारण खरीदी गई थी। दवाइयों की खरीद स्थानीय स्तर पर कर ली गई। तत्कालीन ब्लॉक CMHO डॉक्टर खेत सिंह ने इसकी मंजूरी दी थी। चामुंडा फार्मास्यूटिकल फर्म से दवाइयों की खरीद कर ली गई। PHC और CHC में सप्लाई करवाई गई। इसके बाद ABD प्लस सिरप 10 ml की दवा इसमें शामिल है। MRP 90 रुपए दिखाकर 78 रुपए में खरीद की गई। सिरप की MRP 57 से 60 रुपए बताई जा रही है। दवा की बाजार में होलसेल रेट मात्र 12.5 रुपए है। इस पूरे खेल में जो तकनीकी तौर पे जो एक्सपर्टीज यूज की गई वो ये की गई है, क्योंकि किसी भी PSC को अगर वो अपना एक डिमांड देती है CMHO ऑफिस में और वहाँ पे वो दवाई अवेलेबल नहीं होती है, 3 बार डिमांड देने के बाद चौथी बार उसके पास इस तरीके के एक पावर होते हैं कि वो 1 लाख रुपए के अंदर की एक दवाई 1 महीने भर में परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे में जो सरकार द्वारा जो सुविधा दी गई थी उसका इन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। और एक फर्म है, फर्म के द्वारा एक डमी 3 वेंडर बनाए जाते हैं और उसमें उस तरीके का कोटेशन डाला जाता है। जब इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उनका ये कहना था कि जो सबसे लोएस्ट फर्म मिली थी हमें कोटेशन में रेट, हमने उसी फर्म को आमंत्रित किया और उसी से हमने दवाइयाँ खरीदी। जब ये पूछा गया कि जब मार्केट में इस दवाई की रेट 10 रुपए और आपने उसको 80 रुपए में खरीदा, इसके पीछे क्या कारण रहा, तो उनका यही कहना है कि इसमें जो लापरवाही रही होगी, जो भी अधिकारी हो, जो भी जिम्मेदार होंगे, चाहे वो स्टोर कीपर हो या कोई और हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिव ब्लॉक की करीब 6 PHC को इस फर्म से सप्लाई दी गई थी। इसी तरह धोरी मन्ना PMO स्तर पर भी दवा खरीद में हेरफेर का मामला सामने आया। यहाँ एंटासिड जैसी दवा को 10 रुपए 93 पैसे की बजाय 75 रुपए में खरीदा गया। यहाँ भी पुराने बिलों को फर्जी बताकर नए तैयार करने के आरोप हैं और विभागीय जांच चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेके राजनीति भी अपने परवान पर है। इस पूरे मामले को लेके बायतू विधायक और प्रभारी हरीश चौधरी ने भी इस पे ट्वीट करके आपत्ति जाहिर करी है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो ये भ्रष्टाचार का और गबन का खेल चल रहा है, इसके लेके राज्य सरकार को जो भी जिम्मेदार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जिम्मेदार उनके जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन दोषियों को सजा मिल सके। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV बाड़मेर।